तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। मैनियर डिजीज के टाइप्स में क्या है, पहला कॉक्लियर मैनियर डिजीज होता है, सेकंड होता है आपका वेस्टिबुलर मैनियर डिजीज। तो पहला है आपका कॉक्लियर मैनियर डिजीज। कॉक्लियर मैनियर डिजीज क्या बोल रहा है, रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस एसोसिएटेड विद अ टिनिटस बट नो वेस्टिबुलर सिम्टम्स। मतलब इसमें क्या बोल रहा है आपका, कॉक्लियर मैनियर डिजीज जो होता है, इन दिस टाइप ऑफ द डिजीज cochlear symptoms occur without significant of the vertigo। that means क्या बोल रहा है, इसमें सुनाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इसमें चक्कर नहीं आएगा। मतलब इसमें क्या बोला है, वेस्टिबुल के सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, कॉक्लियर के सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्योंकि कॉक्लियर जो होता है वो आपका हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आपका सेंसरी न्यूरॉन का काम करता है। ठीक है, सेंस मतलब ना सुनने के लिए ये हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है, आपका जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, मतलब सुनाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई देगी, सिम्टम्स दिखाई देगा, लेकिन वर्टिगो से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देगा। तो पहला टाइप्स आपका यही है। सेकंड है आपका वेस्टिबुलर मैनियर डिजीज। ये क्या बोला है, कैरेक्टराइज्ड एज ऑकरेंस ऑफ एपिसोडिक वर्टिगो बट नो कॉक्लियर सिम्टम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को एपिसोडिक वर्टिगो आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, आपका वेस्टिब्यूल जो होता है वो आपका बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये जो है कॉक्लियर आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वेस्टिब्यूल आपका बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें क्या होता है, एपिसोडिक वर्टिगो आता है, क्योंकि आपका एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाएगा बॉडी का, तो उसमें क्या होगा, एपिसोडिक वर्टिगो आएगा पेशेंट को। और जैसे क्या होता है, इसमें बोल सकते हो आपका कि कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, वो प्रॉपरली नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, वेस्टिबुल अगर प्रॉपर डैमेज हुआ है तो प्रॉपर पेशेंट को वर्टिगो होगा, मतलब एपिसोडिक चक्कर आएंगी। नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस फाइंडिंग। डायग्नोसिस फाइंडिंग में हम देखते हैं कि हम पेशेंट का सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि इनको ये प्रॉब्लम कब से हो रहा था, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, कोई कंजेनाइटल तो नहीं है इनको प्रॉब्लम, वो हम चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोई सर्जिकल हिस्ट्री हम चेक करेंगे, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था, वो तो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ईयर के पास का हम पूरा एग्जामिन करेंगे कि ईयर में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। फिर आता है आपका ऑडियोग्राम, हम टेस्ट करेंगे पेशेंट का। ऑडियोग्राम इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हियरिंग फ्रीक्वेंसी। ऑडियोग्राम टेस्ट आपका क्या बोला है, ऑडियोग्राम टेस्ट क्या होता है, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन हियरिंग एबिलिटी। ओके, फिर बोला है आपका कि अक्रॉस द डिफरेंट साउंड्स फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। मतलब क्या बोला है इसमें, पेशेंट का जो हम लोग, वो पेशेंट कितनी आवाज सुन पा रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, कितने पिच पे वो आवाज को सुन पा रहा है, और कौन से पिच पे उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इस बारे में हम लोग देखते हैं आपका ऑडियोग्राम में। ऑडियोग्राम टेस्ट में हम देखते हैं कि हियरिंग लॉस कौन सा हुआ है और किस टाइप का पेशेंट को हियरिंग लॉस हुआ है। सिटी स्कैन और एमआरआई। सिटी स्कैन में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, कितना फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है वहां पे। और एमआरआई में हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई वहां पे टिश्यूज या फिर कोई सिस्ट का तो फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो हम चेक करेंगे सिटी स्कैन और एमआरआई में। फिर आता है आपका रेनिन एंड वेबर टेस्ट। रेनिन और वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं, रेनिन और वेबर टेस्ट जो होता है वो ट्यूनिंग फोक से किया जाने वाला टेस्ट होता है। इसमें हम लोग ना हियरिंग, कौन से टाइप का हियरिंग लॉस हुआ है वो हम लोग टेस्ट करते हैं इस टेस्ट में, ट्यूनिंग फोक के थ्रू। जैसे हमको पता है कि कौन सा हुआ है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हुआ है या कंडक्टिव हियरिंग लॉस हुआ है, तो इस टेस्ट से हम लोग पता लगाते हैं रेनिन और वेबर टेस्ट से। ओके, ये हो गया आपका डायग्नोसिस फाइंडिंग। डायग्नोसिस फाइंडिंग के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम देखते हैं पहले ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमको पता है कि हम एंटीएमेटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे, मोशन सिकनेस के लिए ड्रग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, वेस्टिबुलर सेपरेशन ड्रग प्रोवाइड करेंगे, मेथ्लीजाइन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें क्या होगा, पेशेंट को वर्टिगो आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो उससे वो क्या हो जाए, उससे थोड़ा उसको प्रिवेंट मिले। डायरेटिक्स और सेडेटिव हम लोग देंगे या एनएसएआईडी ड्रग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। और उसके बाद आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या बोला है, द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मैनियर डिजीज इज एम्ड एट एलिमिनेटिंग द अटैक ऑफ द वर्टिगो। हमारा मेन एम क्या होता है मैनियर डिजीज का सर्जिकल ट्रीटमेंट में, कि हमको वर्टिगो के अटैक को क्या करना है, हमको तुरंत उसे बाहर निकालना है, एलिमिनेट करना है, ताकि उसे पेशेंट को चक्कर ना आए। तो ये हमारा पहला एम होता है सर्जिकल मैनेजमेंट का। तो इसमें हम दो टाइप के प्रोसीजर करते हैं। पहला होता है आपका एंडोलिम्फेटिक सेक प्रोसीजर, सेकंड होता है वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। ये दो हम प्रोसीजर करते हैं
पहला आता है आपका एंडोलिम्फेटिक सैक प्रोसीजर। इसमें क्या बोला है, पोस्ट ऑरिकुलर इंसिजन देन ड्रेन द एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड और सैक इनटू subarachnoid space. These procedure are release the pressure on the endolymphatic system in the labyrinth. इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एंडोलिम्फेटिक सैक प्रोसीजर में पोस्ट ऑरिकुलर इंसिजन मतलब, पोस्ट ऑरिकुलर मतलब कान के पीछे का हिस्सा, कान के पीछे का हिस्सा मतलब यहाँ पे मोस्टॉइड बोन की बात हो रही है, ठीक है। तो मोस्टॉइड बोन को हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, कट करते हैं, देन ड्रेन द एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड, क्योंकि हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट का मेन एम क्या होता है आपका, कि जो वहां पे एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का जो प्रेशर है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा ऑक्यूमुलेट हुआ है, उस प्रेशर को हमारा कम करना, ताकि पेशेंट को वर्टिगो ना आए। तो ये हमारा मेन एम है। तो इसलिए हम लोग पोस्ट ऑरिकुलर इंसिजन, कान के पीछे के हिस्से को हम इंसिजन करते हैं, कट करते हैं, फिर एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं, या फिर सब अरेक्नाइड स्पेस से भी हम लोग फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है वो रिलीज करता है प्रेशर को ऑन द एंडोलिम्फेटिक सिस्टम इन दी लैब्रिंथ। लैब्रिंथ में जो भी एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड्स के जो प्रेशर है उसको क्या करता है, ये रिलीज करने का काम करता है। तो ये एक प्रोसीजर हम करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। दूसरा होता है आपका वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में हम क्या करते हैं, कटिंग द नर्व प्रिवेंट द ब्रेन फ्रॉम रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द सेमीसर्कुलर कैनाल फॉर द हेल्प ऑफ टू एलिमिनेट द वर्टिगो अटैक। मतलब क्या बोला है आपका, वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्टिबुल नर्व है उसको हम लोग क्या करते हैं, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, तो वेस्टिबुल नर्व है उसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, ताकि वो क्या हो, ब्रेन से क्या हो, प्रिवेंट कर पाए फ्रॉम रिसीविंग द इनपुट, मतलब जो सिग्नल है ब्रेन तक वो सिग्नल ना पहुंच पाए, इसलिए हम लोग उसको कट करते हैं, ताकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करे, ब्रेन को वो सिग्नल ना पहुंचा पाए और जिससे वर्टिगो पेशेंट को ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस नर्व को ही कट कर देते हैं, ताकि सेमी सर्कुलर कैनाल के थ्रू जो सिग्नल पहुंच रहा है ब्रेन तक, वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंच ही ना पाए और पेशेंट को वर्टिगो अटैक ना आए, ठीक है। तो ये दूसरा प्रोसीजर होता है वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। फिर आता है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा मेन ध्यान रखना होता है पेशेंट को वर्टिगो से बचाना। तो असेस द सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द अटैक, हम ये देखते हैं कि पेशेंट को वर्टिगो अटैक कितना आ रहा है, उसकी सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी कितनी है। सेकंड, हम एक्यूट वर्टिगो प्रोवाइड बेड रेस्ट। अगर ऐसा है कि कुछ वर्टिगो कुछ टाइम पे आ रहा है, एपिसोडिक आ रहा है, तो पेशेंट को बेड रेस्ट देना है। इनकरेज द पेशेंट टू द लाई डाउन ड्यूरिंग द अटैक इन द सेफ प्लेस, ठीक है। अगर देखते हैं कि हमको पेशेंट को अगर बार बार उसको अटैक आ रहा है, तो हमको पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो लेट जाए किसी सेफ प्लेस में, क्योंकि बार बार उसे अटैक आ रहा है तो बॉडी में इंजुरी होने की बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो ये था आपका मैनियर डिजीज। मैनियर डिजीज का मेन आपका क्या है, मतलब आपको ये चीज समझ में आया होगा। मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाया हुआ है, तो आपका पार्ट 1 में भी आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में कि मैनियर डिजीज आपका क्या है, कि इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाना, या वहां पे क्या हो रहा है आपका एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड या फिर एंडोलिम्फेटिक हाइड्रॉप्स, वहां पे क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका इनर एयर है उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनर एयर में हमारे दो टाइप के होते हैं, बोनी लेब्रिंथ होते हैं और मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होते हैं, ठीक है। जो आपका ऊपर का हार्ड बोन होता है उसके अंदर आपका बोनी लेब्रिंथ पाया जाता है, जिसमें पेरिलिम्फ फ्लूइड पाए जाते हैं, और उसके अंदर आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ पाया जाता है, जिसमें एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड पाए जाते हैं। तो वही जब एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड का वहां पे कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से वहां का जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रेशर की वजह से पेशेंट को वर्टिगो, टिनिटस या फिर हियरिंग लॉस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और दैट इज कॉल्ड मैनियर डिजीज, उसे ही हम मैनियर डिजीज बोलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगी। अगर आपको इस डिजीज का और भी डिटेल में नोट्स चाहिए और डिटेल्स में आपको इसके और भी स्टडी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं एक और क्लासेस का बना दूंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।